तो चलिए कंटिन्यू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। और इस क्रम में अपन लोग जो केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट हिस्सा है, जो लास्ट पोर्शन है, उसके अंदर अपन आ चुके हैं। और लास्ट पोर्शन में एक टाइप का क्वेश्चन है जो नीट में अक्सर पूछा जाता है, बहुत कॉमन, बहुत जनरल है। तो प्लीज़ इस पार्ट को, इस क्वेश्चन को, इस हिस्से को बहुत अच्छे से समझना, ताकि कम से कम वो एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो नीट का आपको परफेक्ट हो जाएगा। हाँ साहब, यदि ये क्वेश्चन आ गया तो अपना 100% होना ही होना है। इस कॉन्फिडेंस के साथ एक एक चीज़ करते रहोगे ना, तो हर चीज़ क्लियर होगी। और इसका नीट में, IIT में बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है। हालांकि अभी ये नए ट्रेंडिंग में, मतलब ये बहुत ऐसे पहले नहीं, पुराना आता था, ऐसा कुछ नहीं है। एक दो बार क्वेश्चन आने लगे, उसके बाद इसकी मतलब लाइन लगा दी। इस तरह के क्वेश्चन है, सिंपल सा, देखते हैं कैसे। लेकिन उसके लिए एक थ्योरी सीखनी पड़ेगी, है ना। एक छोटा सा पोर्शन थ्योरी का वो सीखना पड़ेगा। और उस थ्योरिक पोर्शन को इस लेक्चर में लेते हैं, और न्यूमेरिकल हो सकता है इस लेक्चर में ले या फिर नेक्स्ट लेक्चर में ले लेते हैं। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन। सर बहुत बारी पढ़ लिया हमने हेडिंग, है टाइप ऑफ रिएक्शन, बहुत बार आया। जब 9th में था तब पढ़ा, 10th में था तब पढ़ा, अब फिर से टाइप ऑफ रिएक्शन। सर कितनी टाइप के, सुनना। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया करता हूँ मैं बच्चों को, जिससे ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि सर किसी चीज़ के टाइप कितने और क्या है। हर चीज़ के जो टाइप्स है, उसका जो क्लासिफिकेशन, उसका जो वर्गीकरण, उसके जो प्रकार है, वो हजारों तरीक़ों से परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है। उन बच्चों को मेरे को क्लासीफाई करना है, वर्गीकृत करना है। तो क्या बोलूँगा, पहले मैंने वेट के अकॉर्डिंग कर दिया क्लासीफाई, कि जिसका वेट इतना है वो अलग हो जाओ, जिस 45 या उससे कम वाला अलग हो जाओ, और 45 से ज़्यादा वाला अलग हो जाओ। ठीक है। हाइट के अकॉर्डिंग कर सकता था। हाइट में क्या बोलता, जिनका हाइट 5.5 फीट है वो अलग हो जाओ, और उससे कम है वो अलग हो जाओ, और उससे ज़्यादा वो अलग। 3 क्लासिफिकेशन हो गए। समझ आ गई बात। एक और कलर के अकॉर्डिंग, जो मेरे से गोरा है वो अलग हो जाओ, जो मेरे से काला है वो अलग हो जाओ, जिसकी स्किन मेरे जैसी है वो मेरे सामने आ जाओ। तो सोचो ना, एक ही चीज़ के अब मैं कितने तरह से उन क्लास के बच्चों को क्लासीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक ही क्लास के जो बच्चे हैं उनको अपन कितने ही तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली रिएक्शंस को भी क्लासीफाई करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन खास बात क्या है, आपने उस क्लासिफिकेशन जो आधार है, जो बेस है, वो क्या रखा है वो पता होना जरूरी है। जब तक तुम्हें किसी क्लासिफिकेशन का आधार नहीं पता ना, तब तक कोई मज़ा नहीं आने वाला उस क्लासिफिकेशन को फील करने में या समझने में। तो अभी जो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ वो मैकेनिज्म बेस्ड क्लासिफिकेशन है। मैकेनिज्म बेस्ड मतलब उसका मैकेनिज्म कैसा है, कुछ रिएक्शंस की मैकेनिज्म मतलब कुछ रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन कुछ रिएक्शंस 2 स्टेप 3 स्टेप मल्टी स्टेप में कंप्लीट होती है। तो मुद्दा समझ किस आधार पे काम कर रहे हैं। अभी स्टेप्स ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस बोल सकते हो। इसका अकॉर्डिंग अपन ने 2 क्लासिफिकेशन दिए, एक तो प्राइमरी रिएक्शन या ओनली 1 सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरा जो था वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मोर देन 2 स्टेप रिएक्शन, 2 और मोर देन 2 स्टेप रिएक्शन, या फिर सेकेंडरी रिएक्शन। ठीक है, ये जनरली नाम काम में आते हैं। तो इन क्लासिफिकेशन को लिखता हूँ, इनमें डिफ्रेंशिएट करता हूँ, मज़ा आएगा। तो पहला जो वेराइटी है वो है मेरा प्राइमरी रिएक्शन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री। और एलिमेंट्री रिएक्शन तो मैंने बहुत बारी बोला एलिमेंट्री रिएक्शन, या फिर क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेप। ठीक है, ऑलमोस्ट ये बीच का पार्ट होगा बोर्ड का, उम्मीद करता हूँ। मैं सब नहीं कर सकता ना, बोर्ड को फोल्ड किया, बीच में जो लाइन बनेगी वो आधा हिस्सा रहता है ना कॉपी में, नोट्स में ही तो करते हैं, पेज को फोल्ड करते हैं, पता चल जाता है। बोर्ड फोल्ड करूँ टूट टाट जाएगा यार, वही नहीं कर सकता। चलो, ये पहली वैरायटी है, ए वैरायटी है। और बी वैरायटी, बी में क्या है, दूसरी प्राइमरी की जगह सेकेंडरी रिएक्शन आ जाएगा, या एलिमेंट्री की जगह सेकेंडरी रिएक्शन। और दूसरा इसको मल्टी स्टेप भी बोल सकते हैं, 2 या मल्टी स्टेप एक से ज़्यादा स्टेप के लिए मैं टर्म कम ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इनके पॉइंट्स लिखता हूँ 1 by 1। सबसे पहला पॉइंट, जो प्राइमरी रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, नाम से पता चल रहा है कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। तो पहला सिंपल सा पॉइंट हो गया, कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप। आप चाहो तो डेफिनेशन लिख दो, दोज रिएक्शन इज कंप्लीट्स इन
वन स्टेप, दे आर नोन एज, चाहो तो पूरा पॉइंट लिख लो ऐसे बना के, यदि हालांकि बोर्ड में तो है नहीं ये चीज़, बोर्ड में तो है नहीं, फिर भी चाहो तो लिख लो, दोज रिएक्शन which are completed in single step या one step. They are known as primary reaction, PR लिख दिया, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, those reaction which are completed in two or more than two step, those reaction which are completed in two or more than two step, they are known as blah blah blah. What blah blah blah? Multi step, ये secondary। दूसरा only one step, इसमें सिर्फ एक स्टेप होता है, इसमें टू और मोर देन टू स्टेप, टू और मोर देन टू स्टेप, दो या दो ज़्यादा स्टेप होंगे। थर्ड पॉइंट, इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, इसके कैसा इसका ग्राफ बनता है, ग्राफ बोले तो एनर्जी डायग्राम बोलना चाहिए, ग्राफ की वजह एनर्जी डायग्राम, इसका एनर्जी डायग्राम ये एनर्जी है जो चेंज आ रहा है, और रिएक्शन कोऑर्डिनेट जो एज यूजुअल अपन बनाया करते थे, तो रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी हुआ करती थी, प्रोडक्ट की कुछ एनर्जी हुआ करती थी, ई आर होता था, ई प्रोडक्ट हुआ करता था, ये वैल्यूज जो आती थी, है ना, ये वैल्यूज अपन लिखा करते थे। और यहाँ पर ये जो बनता है ना हाईएस्ट एनर्जी का, इसको टीएस बोलते हैं। याद करो मैंने कहा था कि टीएस वो स्पीसी है जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और हाईएस्ट अनस्टेबिलिटी होती है। तो आपको क्लियर लिख रहा है कि जो सबसे टॉप पोजीशन वो हाईएस्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये टीएस को रिप्रेजेंट करता है। एक ध्यान रखना, इस ग्राफ में क्या समझ देंगे, नई चीज़ केवल ये ग्राफ अपन ने पढ़ा, पर नया क्या मिला अपने को, इसके अंदर एक टीएस का पॉइंट नया मिला। साथ ही साथ में क्या, ओनली वन टीएस इज प्रेजेंट, मैं यहीं लिख देता हूँ, फोर्थ पॉइंट, ओनली वन टीएस इज प्रेजेंट, केवल एक टीएस होता है इसके अंदर। जब किस में देखना, इसका ग्राफ देखना, ग्राफ से पता चलेगा। इनका ग्राफ एक स्टेप दूसरा स्टेप कुछ इस तरह से होता है। क्या, ये रिएक्टेंट था, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ यहाँ पे और दूसरा स्टेप यहाँ तक आया। मतलब कोई रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये कैसे बना, एक छोटा सा एग्जांपल, ए से कुछ बी प्लस सी बन रहा है पहला स्टेप में, और बी प्लस डी जो है कुछ बना रहा है ई, इसका नेट रिएक्शन क्या आ जाएगा, ए प्लस डी से प्रोडक्ट बन रहा है बी प्लस ई प्लस सी। ये रिएक्शन नेट रिएक्शन, ये स्टेप 1 है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। अब एक चीज़ देखो, यदि ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है तो नो डाउट दोनों स्टेप के अपने अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी रही होगी, दोनों स्टेप के अलग अलग बैरियर रहे होंगे। तो पहला बैरियर क्रॉस पहले स्टेप के लिए हुआ होगा, उससे कुछ प्रोडक्ट बना, लेकिन वो प्रोडक्ट देखो ना तो रिएक्टेंट से स्टेबल है ना ही फाइनल प्रोडक्ट, इन दोनों से लेस स्टेबल है ये, क्योंकि इनकी एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा है। तो इन दोनों के कहीं बीच में आया, लेकिन ये जो है ये भी अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि इसको भी एक बैरियर क्रॉस करना है सेकंड स्टेप को, और वो क्रॉस करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट में जाएगा। तो एक्चुअली इसमें ये भी टीएस है, ये भी टीएस है, और ये जो है 2 टीएस बने क्योंकि रिएक्शन की स्टेप 2 है, 2 टीएस बने हैं क्योंकि स्टेप 2 है। और जो नीचे बना है इसको इंटरमीडिएट बोलता है, बीच में जो बनता है। इंटरमीडिएट और टीएस में क्या फ़र्क है, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती, बेसिकली टीएस क्या होता है, हाईएस्ट अनस्टेबल होता है, जबकि इंटरमीडिएट कुछ स्टेबिलिटी रखता है, क्योंकि इंटरमीडिएट के अंदर कुछ बॉन्ड बने होते हैं, कुछ बॉन्ड्स बने, ये स्पीसीज पूरी कंप्लीट होती है अपना, हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन जो टीएस होती है उसमें ना तो कंप्लीटली बॉन्ड टूटा हुआ है ना कंप्लीटली फॉर्म्ड है, हाईएस्ट अनस्टेबिलिटी आनी ही थी। सर इंटरमीडिएट टीएस से तो ज़्यादा स्टेबल, लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज़्यादा स्टेबल हो गया तो, और यदि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से ज़्यादा स्टेबल हो गया तो आपका फाइनल प्रोडक्ट वही नहीं आ जाएगा क्या,
आपका इंटरमीडिएट फाइनल प्रोडक्ट का रोल प्ले नहीं करने लग जाएगा का। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बात यह है, इसका डायग्राम पूछा जाता है IIT JEE एडवांस और मेंस में बहुत बारी। तो इंटरमीडिएट इन दोनों से हमेशा ऊपर रहना चाहिए, जबकि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनसे नीचे या लेस एनर्जी या मोर स्टेबिलिटी में होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखना, यदि बात करूँ मैं TS की, तो 4th पॉइंट ये लिखता हूँ, यदि 2 स्टेप है 2 TS, यदि 3 स्टेप होते हैं तो 3 TS आते हैं। तो n स्टेप के लिए फॉर n स्टेप n TS, फॉर n स्टेप n TS आर प्रेजेंट इन मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो यदि 10 स्टेप होते हैं तो 10 TS बनते हैं। अब यदि बात करूं इंटरमीडिएट की 5th पॉइंट में, तो इंटरमीडिएट क्या है, नो इंटरमीडिएट, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, देखो नो इंटरमीडिएट, कोई मध्यवर्ती नहीं है। जबकि इसमें क्या है, 2 स्टेप थे तो 1 इंटरमीडिएट है, 3 स्टेप होते तो 2 आते हैं, और जितने स्टेप है उससे एक कम इंटरमीडिएट आया करते हैं। आगे बात समझ में। तो 5th पॉइंट क्या हो जाएगा, 5th पॉइंट क्या हो जाएगा, फॉर n स्टेप रिएक्शन देयर आर n-1 इंटरमीडिएट। यदि n स्टेप है तो n-1 इंटरमीडिएट होगा। और बहुत बार ये ग्राफ देके स्टेप बताना, TS गिनना, कुबड़ गिननी और कुछ नहीं करना तुम्हें। ठीक है, 6th पॉइंट बहुत ही प्यारा पॉइंट है, सुनना क्या है। 6th पॉइंट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एक स्टेप है, तो वही स्टेप रेट को डिटरमाइन, सारी रेट की डिपेंडेंसी उस एक स्टेप पर नहीं आ जाएगी क्या? अरे भाई, जब एक स्टेप था तो रेट का सब कुछ निर्धारण उसी एक बंदे को नहीं करना था क्या? लेकिन इसमें 2 स्टेप थे, हो सकता है कि रेट इस पर डिपेंड करे, हो सकता है रेट इस पर डिपेंड करे। तो मैं क्या बोलूँगा, दैट सिंगल स्टेप इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग, रेट का निर्धारण करने वाला। दैट सिंगल स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दर निर्धारक पद। जबकि इसमें कौन है RDS, सुनना बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अब सोचो कि पहला स्टेप इसकी एक्टिवेशन एनर्जी अलग, दूसरा स्टेप इसकी एक्टिवेशन एनर्जी अलग, दोनों अलग अलग स्टेप हैं। सुनना, इन दोनों में से कौन सा रेट को, जो नेट रिएक्शन की जो रेट आई, इसकी अपनी रेट है, इसकी अपनी रेट है, लेकिन नेट रिएक्शन की तो कुछ रेट आएगी ना। तो नेट रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करेगी, पहले स्टेप पे या दूसरे स्टेप? इस पर एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। आपको पता है सैमसंग कंपनी जो है मोबाइल, मेरे हिसाब से जहाँ तक पता है कि वो मोबाइल क्या असेंबल करती है, अलग अलग जगहों से पार्ट्स मंगाती है और असेंबल करके बेचती है मार्केट में। सोचोगे वो कहीं से किसी चाइना से बैटरी मंगाया, अभी तो पता नहीं इंडिया में बनने लगी, लेकिन बाई चांस सोचोगे भी चाइना से मंगाया, लेकिन चाइना से थोड़े अपने रिलेशन अच्छे नहीं थे, तो इंडिया में बैटरी सप्लाई कम होगी सैमसंग की। और तो सब मदरबोर्ड, आप सोचोगे मेन 3 पार्ट्स मंगा रहे हैं, एक तो बॉडी, एक मदरबोर्ड और एक बैटरी और एक स्क्रीन, और मान लो। ठीक है, तो बॉडी महीने में, जो बॉडी वाला ढांचा है वो महीने में मतलब 20,000 आ जाता है, आ गया अपने पास माल। ठीक है, उसके अलावा जो मदरबोर्ड था वो भी 20,000 आ गया, उसके अलावा जो स्क्रीन था वो 20,000 आ गया। लेकिन बैटरी का सप्लाई थोड़ा कम हो गया, क्योंकि थोड़ा अंदरूनी विवाद चला जो भी, उस वजह से 5,000 बैटरी आ पाई। तो मार्केट में मोबाइल कितने लॉन्च हो गए, 20,000 या 5,000? मार्केट में मोबाइल सिर्फ 5,000 ही लॉन्च होंगे। इसका मतलब, इसका कारण क्या था, क्योंकि बैटरी जो थी यहाँ पर सबसे धीमे आ रही थी, वो सबसे स्लो थी, उसका आना वो धीरे धीरे आ रही थी। तो उसने सब कुछ डिसाइड नहीं किया क्या, अरे शादी ब्याह में जाते हैं तो अपन कितने बजे शादी ब्याह वाले फंक्शन पहुँचेंगे, इस बात का डिसीजन वो नहीं करता जो सबसे पहले तैयार होता है, इस बात का डिसीजन कौन करता है, जो सबसे लेट या धीरे तैयार होता है। क्योंकि वो जब तैयार हो जाएगा तब सब निकलेंगे और शादी पहुँच पाएंगे। तो सबसे धीमे स्टेप होता है ना, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप इज RDS। और यदि ज़्यादा है, स्लोएस्ट लिख देते हैं, ज़्यादा है 2 या 3, 2 से ज़्यादा हो गया तो जो सबसे स्लो है वो RDS है। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, यदि वो RDS है तो आप रेट एक्सप्रेशन उससे नहीं लिखोगे क्या? तो इसमें दैट सिंगल स्टेप इज RDS, तो RDS ही वही है, तो रेट डिटरमाइनिंग जो रेट एक्सप्रेशन है रिटन बाय दैट सिंगल स्टेप, रेट एक्सप्रेशन बाय दैट स्टेप, उसी स्टेप से। लेकिन इसमें जो अपन लिखेंगे, क्या बोलते हैं, जो रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे वो स्लोएस्ट स्टेप से लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन
इज रिटन बाय RDS, उस RDS। लेकिन एक खास बात है, जो बच्चे गलती किया करते हैं, कोई दिक्कत नहीं RDS से, लेकिन बच्चा गलती कहाँ करता है, सुनना। बच्चों को पता नहीं होता कि जैसे ये है, ये RDS आ गया, तो इस RDS में जब भी RDS से आप रेट एक्सप्रेशन बनाओ ना, रेट एक्सप्रेशन या तो रिएक्टेंट आता है, बहुत रेयर चांस है प्रोडक्ट भी आ सकता है, बहुत रेयर चांस है क्या पता कैटलिस्ट आ जाए, लेकिन कभी इंटरमीडिएट नहीं आएगा। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट पता है क्या, जो बीच में बना बीच में खत्म हो गया, तो जो बीच में ही बना बीच में खत्म हो गया मेरे हिसाब से। अच्छा, मैंने इस स्टेप का फाइनल रिएक्शन गलत लिख दिया है, सॉरी, ये बी नहीं आना चाहिए था ना, सी आ गया, सी आ गया, ई आ गया, ई आ गया, लेकिन बी से भी कट गया, सॉरी, ठीक है, बी नहीं आना चाहिए, तो बी दोनों साइड है वो कट गया। तो आप ये देखोगे ये बी जो है वो इंटरमीडिएट का काम नहीं कर रहा, कि बीच में एक स्पीसी बनी और फाइनल प्रोडक्ट में नहीं आई। बी जो है वो इंटरमीडिएट का काम नहीं कर रहा है क्या। तो यदि बाई चांस सेकंड स्टेप में RDS है, तो अपन RDS के अकॉर्डिंग इसका रेट एक्सप्रेशन तो कुछ ऐसे लिख देंगे, कुछ ऐसे, मतलब R इज गोज टू K B की पावर 1 और D की पावर 1। पर इसमें गड़बड़ क्या है, बी इंटरमीडिएट आ गया, जो नहीं आना चाहिए था, तो इसको अपन रिप्लेस करेंगे। तो बात ध्यान रखना कि कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, RDS में कभी इंटरमीडिएट नहीं, RDS में तो आ सकता है लेकिन रेट एक्सप्रेशन में कभी नहीं आना चाहिए। तो उसको रिमूव करने का तरीका है वही न्यूमेरिकल बनता है। क्लियर है बेटा। और फाइनली हालांकि बहुत सारे पॉइंट है यार, बहुत सारी चीज़ें लिखाई जा सकती हैं। एक और स्टेप, ये वाली जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, इनकी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम नहीं आएगी क्या, ऑर्डर इज गोज टू मॉलिक्यूलरिटी, जबकि इनके लिए मॉलिक्यूलरिटी याद करो डिफाइंड ही नहीं होती, मैंने कहा था। ऑर्डर तो ठीक है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइंड, जब डिफाइंड ही नहीं है तो बात ही खत्म। और लास्ट स्टेप, नाइन्थ स्टेप या नाइन्थ पॉइंट क्या है, इन पे गुलबर्ग-वागी प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है, तभी इनको प्राइमरी बोला है। इन पे गुलबर्ग-वागी प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता, सीधी सी बात है। तो अपन ने बहुत सारे पॉइंट 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं, और इतने एक साथ इतने अच्छे से पॉइंट कहीं नहीं मिलने वाले। हर एक पॉइंट डिस्कस किया है कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कितना होता है, हर बात डिस्कस कर रखी है। कोई दिक्कत है पूछो, समझ आया अच्छी बात है, और यदि इसको सब तक शेयर करो तो और अच्छी बात है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शेयरिंग ही केयरिंग है। आप शेयर करें, यही इस चैनल की केयर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।